हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं जल्द ही इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। कंप्लीट पीडीएफ पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कॉन्टेंट मिलेगा और जो वीडियो रहेगी दोनों ही लैंग्वेज बायलैंग्वेज सभी के लिए रहेगी। आप लोग कंप्लीट पीडीएफ पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताइए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। और लास्ट 6 मंथ का हमारा मई से अक्टूबर तक का लास्ट 6 मंथ का अगर आपने अभी तक बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम्स देने जाते हैं तो लास्ट 6 मंथ तो आपको पता है आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। बैंकिंग न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, बिजनेस न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, सारी न्यूज। ठीक है, तो सारी ही न्यूज मैंने टॉपिक वाइज कवर की है। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आरबीआई न्यूज आपने पढ़ना है, बैंकिंग न्यूज आपने पढ़ना है, इंश्योरेंस न्यूज आपने पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स न्यूज पढ़ना है, जीडीपी प्रोडिक्शंस पढ़नी है, स्कीम्स पढ़नी है, एक्सेट्रा, लोन्स वगैरह जो भी आपने पढ़ना है सभी के अलग अलग टॉपिक के साथ 11 टॉपिक के साथ मैंने कवर किया है। 11 टॉपिक है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिलेगा। पीडीएफ परचेज करना है नीचे दिए गए लिंक से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट 6 मंथ है और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर मैं आपके लिए लेके आऊंगी बहुत ही जल्दी। काम उस पर अभी मैं कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मई से अक्टूबर तक का लास्ट 6 मंथ का जैसे ही कंप्लीट होता है आपके लिए लेके आऊंगी जल्दी आरबीआई सर्कुलर, जो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। अक्टूबर का पार्ट 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। फर्स्ट क्वेश्चन, Munish Kapoor, who has been the RBI for almost how many years, how worked on microeconomic policy, research and monetary policy under the Ministry of Economic and Political Research and the Monetary Policy Department of the RBI। तो सीधी सी बात है, ये क्यों न्यूज में है, क्यों क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है आपसे। तो मुनीश कपूर, जो इनका क्या नाम है, मुनीश कपूर। ठीक है, जो लगभग कितने वर्षों तक आरबीआई के साथ रहे हैं। उन्होंने आर्थिक राजनीतिक अनुसंधान मंत्रालय और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग के तहत व्यापक आर्थिक नीति अनुसंधान और मौद्रिक नीति पर काम किया है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्यों पूछा है ये सवाल, क्योंकि रिसेंटली मुनीश कुमार जो हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, 30 इज द राइट आंसर। RBI has appointed Munish Kumar as executive director ED. As executive director, he will look under the Department of Economic and Policy Research. ठीक है, over a span of nearly 3 decades in the Reserve Bank, Shri Munish Kapoor has worked in the area of microeconomic policy and research and monetary policy in the Department of Economic and Policy Research and the Monetary Policy Department in RBI. He also served as advisor to the Executive Director International Monetary Fund during the 2012 to 15। ठीक है, RBI ने मुनीश कपूर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है और ईडी के रूप में वो आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखभाल करेंगे। कौन, मुनीश कपूर इनका नाम है। और आरबीआई ने लगभग 3 दशकों 3 डिकेड्स की बात हो रही है कि अवधि में मुनीश कपूर ने आरबीआई में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग और मौद्रिक नीति विभाग में व्यापक आर्थिक नीति और अनुसंधान और मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में काम किया है। ठीक है, उन्होंने 2012 से 2015 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। ठीक है, आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे मैं हर वीडियो में हर क्लास में बताती हूँ जब भी आरबीआई क्वेश्चन आता है। अगर नहीं आपको पता है एक बार देख लेते हैं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरबीआई
Established in 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। आपको पता है ना आरबीआई का हेडक्वार्टर 1935 में जो था वो कोलकाता में था, ठीक है, कोलकाता। शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड इन मुंबई, कब हुआ, शिफ्ट कब हुआ, 1937 में ये मुंबई शिफ्ट हुआ है, ठीक है, मुंबई शिफ्ट हुआ है कब, 1937 में। गवर्नर अभी प्रेजेंट में है शक्तिकांता दास, 25वें और 26वें गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है। डेप्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा एंड टी रविशंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, what is the projected share of India in global growth in the next 5 years according to the IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। IMF ऑफिसर्स यानी कि अधिकारी के अनुसार, ऑफिशियली जो होता है उसके अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक विकास में भारत की अनुमानित हिस्सेदारी क्या रहेगी, वो रहेगी 18%, 18% इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू Krishna Srinivasan, the director of the Asia and Pacific Department of the IMF, India's share of the global growth will rise from 16 to 18% in the next 5 years as India is expected to grow faster than other countries in the region, ठीक है। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के डायरेक्टर कृष्णा श्रीनिवासन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक विकास में भारत की हिस्सेदारी 16% से बढ़कर 18% हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। He also said that India and China will jointly account for half of the world's growth in 2023 and 2024। यानी कि क्या बोला गया है इसमें कि ये भी कहा गया है उनके द्वारा कि 2023 और 2024 में भारत और चाइना संयुक्त रूप से दुनिया की आधी वृद्धि का हिस्सा होंगे, होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है और इंडिया हो गया है हाईएस्ट वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। He praised India's strong government and capital expenditure, continued consumption growth and moderating inflation। भारत के मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय, निरंतर उपभोग वृद्धि और मुद्रास्फीति में नरमी की भी सराहना है। He also expressed confidence that India will meet its fiscal deficit target of 5.9% in financial year 2024। The IMF has projected India's real GDP growth at 6.3% for financial year 23-24। Next question. How many entities has SEBI empaneled to provide digital forensic services? पूछा गया है कि सेबी ने डिजिटल फॉरेंसिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कितनी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 संस्थाओं को। SEBI has empaneled 12 entities to provide digital forensic services। These entities, which include Ernst & Young LLP and KPMG Assurance and Consulting Services LLP, will assist SEBI search team for one-side data acquisitions during search and seizures operations। बोला क्या गया है इसमें, पूरी बात में क्या समझाया गया है, तो इसमें बोला गया है सेबी ने, ये संस्थाएं जो हैं, सेबी ने डिजिटल फॉरेंसिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जो 12 संस्थाएं हैं उनको लिस्ट किया है, और ये संस्थाएं जिनमें अर्नेस्ट एंड यंग और कौन कौन सी हैं, एलएलपी, केएमपीजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी विल असिस्ट, ये सर्विसेज शामिल हैं तलाशी और जब्ती अभियानों के दौरान ऑन साइट डेटा अधिग्रहण के लिए सेबी की खोज टीम की सहायता करेंगी। ये सारी जो 12 एंटिटीज हैं, ठीक है, इनके थोड़े नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। द अदर एम्पैनल्ड एंटिटीज कौन कौन सी रहेंगी, ये लिस्ट है, थोड़ा आप इसको वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को पढ़ के देख सकते हैं। ये सभी इसी के रिगार्डिंग कंटेंट है, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, ठीक है। सेबी की बात हो रही है तो माधवी पुरीबुच इसकी अभी जो हेड है, कौन है, माधवी पुरीबुच। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पेमेंट मोड डज द प्लेटफॉर्म ऑफर? तो प्लेटफॉर्म कौन से भुगतान मोड जो है प्रदान करता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, वॉलेट्स, आईएमपीएस, कैश इज द राइट आंसर, ठीक है।
NPCI Bharat Bill Pay Limited (NBBL), a wholly owned subsidiary of the NPCI, has announced the launch of its services under the business to business category. बोला गया है इसमें कि NPCI और NBBL, तो NPCI ही का इसमें ऐड करके भारत बिल पे लिमिटेड बना दिया गया है। ये हो गया है NBBL, ठीक है। तो NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B कैटेगरी के तहत अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। This initiative aims to reshape the landscape of business payment and collections, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य व्यवसायी भुगतान और संग्रह के परिदृश्य को नया आकार देना है। The B2B category is going live for the first time on the MyJio app for the Billa Arjo with Axis Bank as the Billa Operating Unit BOU। तो बिलर आरजू के लिए MyJio ऐप पर B2B श्रेणी पहली बार लाइव हो रही है, जिसमें बिलर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में एक्सिस बैंक है, ठीक है। इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा जो एडेड है कंटेंट के हिसाब से, और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कितने डीप में पूछे जा रहे हैं आपको पता होगा, अगर आपने एग्जाम दिए हैं, अगर ये दिए हैं तो पता होगा, नहीं दिए हैं फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं तो आपको बता दूं क्वेश्चंस काफी डीप में आते हैं। तो उसमें सिर्फ जो मैंने आपको समझाया यही नहीं आएगा एग्जैक्टली क्वेश्चंस में। अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो आप ये सारा कंटेंट पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का या इससे रिलेटेड इसी न्यूज पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए आपने कंटेंट पढ़ना है, और कंटेंट कैसे पढ़ना है ये आप लोगों की चॉइस है। आप वीडियो को पॉज करके भी कंटेंट पढ़ सकते हैं, इसको पॉज कर लिया पढ़ लिया। अगर आप ऐसे नहीं कंफर्ट होते हैं तो आप PDF परचेज करके PDF प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पे। Who imposed a fine on L&T Finance Limited? तो L&T Finance Limited पर जुर्माना किसने लगाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। RBI इज द राइट आंसर। RBI ने क्यों लगाया तो देखते हैं उसमें क्या बोला गया है, ठीक है। RBI has imposed a fine of rupees 2.5 crore on L&T Finance Limited. This penalty was levied due to non-compliance with certain norms concerning NBFCs. तो RBI ने L&T Finance Limited पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और ये जुर्माना NBFC से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने के कारण लगाया गया था। The RBI decision came after a statutory inspection of L&T Finance Limited, which covered its financial position as of 31st of March 2021 and 31st of March 2022, ठीक है। सेम कंटेंट आपको दिया गया है इसी न्यूज पे बेस्ड, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रूव्ड द 175 मिलियन $US लोन फॉर रोड अपग्रेड्स इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में सड़क उन्नयन के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किसने स्वीकृत किया है? तो किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, ठीक है। ADB has approved a $175 million loan to improve road connectivity and climate resilience in Madhya Pradesh, India. The project aims to upgrade approximately 500 kilometers of state highway and major district roads to a two-lane design incorporating climate and disaster resilient feature. बोला गया है इसमें कि ADB ने मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी और जलवायु के रेजिलियंस यानी कि लचीलेपन के लिए में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, और इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों यानी कि हाईवेज जो स्टेट हाईवेज हैं और प्रमुख जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सड़कों के 2 लेन डिजाइन में अपग्रेड करना है, जिसमें क्या क्या है? जिसमें है climate and disaster resilience features, ठीक है। ADB will also enhance the Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited in terms of climate change adaptation, disaster resilience and road safety. बोला क्या गया है इसमें कि ADB ने जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, आपदा, लचीलापन और सड़क सुरक्षा के मामले में
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को भी बढ़ाएगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग और आपको कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया है, बहुत सारा मैं आपको कंटेंट देती हूँ इसी किसी भी न्यूज पे बेस्ड, ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो, और पॉइंट बाय पॉइंट होता है तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है, और पढ़ना जरूर है, किसी भी कीमत पे कंटेंट तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज Kotak Mahindra Bank Limited partnered with to issue its first electronic bank guarantee EBG। तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ की है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हैज अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड to issue its first electronic bank guarantee on NESL platform। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने NESL के प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। दिस पार्टनरशिप एम्स टू डिजिटाइज ट्रेड एंड एलिमिनेट द पेपर बेस्ड इश्यूएंस ऑफ बैंक गारंटीज। ठीक है, इस साझेदारी का उद्देश्य व्यापार को डिजिटल बनाना और बैंक गारंटी के कागजात आदि आधारित जारी करने को समाप्त करना है। ठीक है, The digitization process includes issuance, amendment, closures, digital stamping, and signing, with significantly reduces the guarantee turnaround time to a few hours compared to 2-3 working days for the paper-based process। Clear? इसी के रिगार्डिंग है सारा कंटेंट जो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे भी सुटेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोज्ड time frame during which recovery agents can call borrowers according to the RBI new norms। पूछा क्या गया है कि प्रस्तावित समय सीमा क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्रपोज्ड टाइम फ्रेम जिसके दौरान रिकवरी एजेंट RBI के मानदंडों के अनुसार उधारकर्ताओं को कॉल कर सकते हैं, तो वो है 8 AM to 7 PM। ठीक है, RBI has proposed stricter norms for the recovery of overdue loans। ठीक है, according to these norms, financial institutions and their recovery agents cannot call borrowers before 8 in the morning and after 7 in the evening। ठीक है, this proposal is a part of RBI's effort to protect borrowers from harassment by recovery agents। The RBI has also suggested that regulated entities should put in place board approved code of conduct for direct sales agents, direct marketing agents and recovery agents। ठीक है, बोला गया है कि RBI ने आते यानी कि जो लोन्स हैं उनकी वसूली के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया है, यानी कि जो ओवरड्यू लोन्स हैं। ठीक है, इन नियमों में के मुताबिक जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिकवरी एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, This proposal is a part of the RBI's efforts and protect borrowers from harassment by recovery agent। तो ये प्रस्ताव उधारकर्ताओं को वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से बचाने के लिए RBI का एक प्रयास का हिस्सा है, ताकि वो बार बार उनको परेशान ना करें। सेम कंटेंट है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड, आप लोग इसको देख सकते हैं। The RBI has invited stakeholders comment on this draft by 28th of November 2023। तो RBI ने इस मसौदे पर 28 नवंबर 2023 तक हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has doubled the lending limits for gold loans under which repayment scheme। तो RBI ने किस पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की ऋण सीमा दोगुनी कर दी है? तो बुलेट रीपेमेंट स्कीम। बुलेट रीपेमेंट स्कीम इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोला गया है? RBI has made an important announcement regarding gold loans offered by urban cooperative banks। They have decided to double the lending limits for gold loans under the specific repayment scheme।
RBI has decided to increase the existing limit for gold loans under the scheme called bullet repayment from rupees 2 lakh to rupees 4 lakh for urban cooperative bank. This change is applicable to UCBs that have met certain lending targets in the priority sector. क्या मतलब है इसका? तो आरबीआई ने यूसीबीज द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड लोन के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने एक विशिष्ट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण के लिए ऋण सीमा को दोगुना करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों यानी कि यूसीबीज के लिए बुलेट रीपेमेंट स्कीम जो है उसके तहत स्वर्ण ऋण यानी कि गोल्ड लोन की मौजूदा सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। यह परिवर्तन उन यूसीबीज पर लागू होगा जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र में कुछ ऋण लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। ठीक है, कंटेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the NIIF has just put up $600 million in the India-Japan Fund with the GOI and JBIC as the main investor. How much will India contribute to the target fund? बोला गया है इसमें NIIF ने भारत जापान फंड में $600 मिलियन का निवेश किया है जिसमें भारत सरकार और JBIC मुख्य निवेशक हैं। लक्ष्य निधि में भारत का योगदान कितना होगा? वो होगा 49%। ठीक है, NIIF full form National Investment and Infrastructure Fund has entered into a collaboration with the JBIC यानी कि Japan Bank for International Cooperation to launch $600 million India Japan Fund with the JBIC and Government of India as anchor investor. This joint initiative signals a key dimension of collaboration between the two countries in an area that is shared priority with climate and environment. This announcement makes NIIF first bilateral fund in which the Government of India will contribute 49% of the target fund and JBIC will contribute the remaining 51%. NIIF Limited will manage the fund of JBIC. A subsidiary of JBIC will assist NIIFL in enhancing Japanese investment in India. सेम इसके कंटेंट आपको ये हिंदी में समझाया गया है। NIIF के बारे में, फाउंडेड इन फरवरी 2015, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, सीईओ है राजीव धर। ये क्या है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसका फुल फॉर्म है। इज एन इन्वेस्टर ओन fund manager anchored by the Government of India in collaboration with the leading global and domestic institutional investor. It is India's first ever sovereign wealth fund. It is an institution for enhancing infrastructure financing by investing in greenfield, brownfield and stalled projects. Clear? Next question में क्या बोला गया है? MSME has joined forces with the Shell Foundation to launch $600 million risk sharing facility. How does the RSF relate to India's electric vehicle mission? क्या पूछा गया है कि जो MSME ने $6 मिलियन की जोखिम साझाकरण सुविधा शुरू करने के लिए शेल फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है, और पूछा गया है कि RSF भारत के इलेक्ट्रिक वाहन मिशन से कैसे संबंधित है। 20 at the rate 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. So 30 at the rate 30 is the right answer. SIDBI and UK-based Shell Foundation known for the catalyzing clean energy innovation in Africa and India will each contribute $300 million to provide a partial credit guarantee to support players in the electric vehicle ecosystem that cater to commercial EV use. The agreed cap for the RSF is 7.5% of the second loss layer, which is expected to unlock approximately $81 million of commercial capital for financing electric vehicle asset. The RSF aligns with the India's EV mission 30 at the rate 30 and SIDBI mission 50K EV4 Eco aimed at fostering an ecosystem for amount कितना है ये 50,000 EVs. ठीक है,
RSF serves as an essential tool to provide initial reassurance to lenders operating in emerging unserved or underserved segments of the electric vehicle market. सेम आपको ये कंटेंट हिंदी में यहाँ पर दिया गया है। सिडबी की बात करेंगे, फाउंडेड इन 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। चेयरमैन एंड एमडी कौन है? सिडबी की बात हो रही है, ठीक है, शिवा सुब्रमण्यन रमन। और सिडबी क्या है? इज एन अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। It is under the jurisdictions of Ministry of Finance and Government of India. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? The NPS is required for employee of the central and state government who enter the service after which year? तो NPS केंद्र और राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जिन्होंने किस वर्ष के बाद सेवा में प्रवेश किया है। आपको पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में बोला जाता है ना, एक इन जनरल टर्म्स में आपके आसपास भी लोग यूज करते होंगे कि सरकारी नौकरी में पेंशन बंद हो गई है, लेकिन एनपीएस तो स्टार्ट हुआ है ना, कब से हुआ है? 2004 से, ठीक है। जो पुरानी पेंशन थी, कुछ अभी पॉलिटिशियंस अपने वोट्स के लिए या जो भी रीजन रहा हो, उसमें बोला गया था कि कुछ स्टेट्स में अभी फिर से पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। वो होगा या नहीं होगा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी जो इसकी बात हो रही है, ये पूछा गया है कि एनपीएस की रिक्वायरमेंट कब से हुई, किस ईयर से? तो 2004। तो इसका मतलब जिनकी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट जॉब में 2004 से पहले की है, उनको पुरानी पेंशन पे रहेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट, और 2004 के बाद के जो है वो एनपीएस के अंडर में रहेंगे, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम है ये। The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) is in the process of appointing DSP pension fund managers as the 11th fund manager authorized to manage retirement saving within the NPS. NPS is a mandatory for central and state government employees who joined the service after 2004. All these employees account for a significant portion of the 10.22 lakh crore rupees asset managed under NPS. PFRDA observes October 1st as the NPS Divas to promote awareness about the NPS. NPS was introduced by the central government in April 2004 as an alternative to the old pension scheme. ठीक है, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है एनपीएस दिवस, ये भी याद रख लेना इसके साथ ही। इसके रिगार्डिंग जो ये है, ये कंटेंट आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीएफआरडीए की बात करेंगे, फुल फॉर्म आपको पता है ना, पीएफआरडीए का पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यही रेगुलेट करता है सभी कुछ। तो पीएफआरडीए फाउंडेड इन 23 अगस्त 2003, ठीक है, 4 से स्टार्ट हुआ है पेंशन, ठीक है। एनपीएस हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, न्यू दिल्ली है और दीपक मोहंती है इसके चेयरपर्सन। पीएफआरडीए इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द ओवरऑल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशंस इन इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया, रेगुलेटरी बॉडी है, और इट ऑपरेट्स अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या बोला गया है? द डिपॉजिट्स दैट हैव not been claimed for how many years in the bank shall be transferred to the RBI's Deposit Education and Awareness Fund. तो किस बैंक ने में कितने वर्षों से जिन जमाओं पर दावा नहीं किया जाएगा उन्हें आरबीआई के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा? राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 10 इज द राइट आंसर। आरबीआई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। RBI has expanded the centralized web portal called the उद्गम। उद्गम यहाँ पे बात हो रही है, तो उद्गम का फुल फॉर्म आपको बताया गया है। उद्गम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंक्लूड 30 बैंक, ठीक है, ये इंक्लूड करता है 30 बैंक। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। About 35,000 crore unclaimed deposit as on February 2023 were transferred to the RBI by public sector banks in respect of deposits which were not operated for 10 years or more, ठीक है। SBI tops the list of unclaimed deposit worth कितना है SBI का? 8,086 करोड़ रुपीस, फॉलोड बाय PNB 5,340 करोड़, केनरा बैंक 4,558 करोड़ एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 3,904 करोड़। ये पूरा बताया गया है अमाउंट के साथ। द डिपॉजिट रिमेनिंग अनक्लेम्ड फॉर 10 years in the bank are transferred to the depositors education and awareness
fund maintained by the RBI. The development of the Udgam portal is a collaborative effort involving Reserve Bank Information Technology Private Limited, Indian Financial Technology and Allied Services and participating banks. ठीक है, क्या मतलब है? साफ साफ इसमें पूछा गया है कि किस बैंक ने कितने वर्षों से जिन जमाओं पर दावा नहीं किया गया है उन्हें आरबीआई के डिपॉजिट एजुकेशन फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, द डिपॉजिट दैट हैव नॉट क्लेम्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, किसी बैंक में कितने वर्षों में, तो कम से कम वो कितना है, 10 साल। तो और इस जो अनक्लेम डिपॉजिट की बात हो रही है ना, इसमें टॉप बैंक कौन सा है, जो बैंक टॉप में है इस लिस्ट में, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको अमाउंट के साथ दिया है, कितना कितना अमाउंट के है, पीएनबी का और फिर कैनरा बैंक का, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, ये सारा कंटेंट इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, और लिस्ट भी देख सकते हैं आप अवेलेबल ऑन उद्गम पोर्टल। ये सारे बैंकों की लिस्ट है, ये आपने देखनी है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, WDRA and Bank of India signed a MOU to provide low interest loan to farmers in the warehousing sector. When was the WDRA Act first enabled? तो WDRA और बैंक ऑफ इंडिया ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र में किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। WDRA अधिनियम पहली बार कब सक्षम किया गया था? 2007 में, 2007। The WDRA was set up by the Government of India in 2010 to ensure the implementation of the provisions of the Warehousing Development and Regulation Act 2007. WDRA, the Warehousing and Development Regulatory Authority, has entered into a MOU with the Bank of India to enable funding against ENWRS, Electronic Negotiable Warehouse Receipt, to facilitate farmers and traders in accessing low interest rate loans through this mechanism. ठीक है, वेयरहाउसिंग विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 2010 में भारत सरकार द्वारा वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, WDRA ENWR के खिलाफ फंडिंग सक्षम करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है। इस तंत्र के माध्यम से किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है कुछ इंफॉर्मेशन। फाउंडेड 7 सितंबर 1906। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और MD/CEO है रजनीश कर्नाटक। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बैंक ऑफ इंडिया की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Ministry of Finance has issued guidelines of angel tax valuation for startup investment. What is the percentage of tolerance for deviation from established share valuations? तो वित्त मंत्रालय ने स्टार्टअप निवेश के लिए एंजल टैक्स मूल्यांकन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्थापित शेयर मूल्यांकन से विचलन के प्रति सहनशीलता पर परसेंटेज क्या है? तो वो है 10%। और 10% टॉलरेंस is allowed for deviations from accepted share valuations. The introduction of 5 alternative valuation methods for equity share provides more flexibility to merchant bankers for company valuation. Angel tax is imposed at a rate of 30.6% when an unlisted company issues shares to an investor at price higher than its fair market value. Earlier, it was imposed only on investment made by a resident investor. However, the Finance Act 2023 proposed to extend angel tax even to non-resident investors from 1st of April 2024. Any deal made within 90 days of a previous equity fund infusion done by an investor exempt from angel tax rules can be done at the same fair market valuation as before. ठीक है, सेम कंटेंट इसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं हिंदी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या बोला गया है? आरबीआई इज मेकिंग इट इजियर फॉर कार्ड होल्डर्स टू चूज द राइट नेटवर्क प्रोवाइडर for their debit, credit, any prepaid cards. How many cards networks are there in India right now? RBI कार्ड धारकों के लिए अपने डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के लिए सही नेटवर्क प्रदाता चुनना आसान बना रहा है। भारत में अभी कितने कार्ड नेटवर्क हैं? तो भारत में अभी 5 कार्ड नेटवर्क हैं। ठीक है, कितने हैं? 5 हैं, वो भी देखेंगे कौन कौन से हैं। ये कंटेंट आप देख सकते हैं। 5 कार्ड नेटवर्क की बात करेंगे तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डिनर क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रुपे एंड वीजा वर्ल्ड वाइड लिमिट। ठीक है, आरबीआई के रिगार्डिंग तो हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? The Bank for International Settlements and the Central Bank of France, Singapore and which country completed the CBDC project Mariana? ठीक है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और फ्रांस, सिंगापुर के केंद्रीय बैंकों और किस देश ने सीबीडीसी परियोजना मारियाना को पूरा किया है? तो वो है स्विट्जरलैंड। The Bank for International Settlements and the Central Bank of France, Singapore and Switzerland announced the completion of CBDC initiative called Project Mariana. The project focused on testing cross-border trading and settlement of wholesale CBDCs यानी कि WCBDCs among financial institutions. It incorporated concepts for decentralized finance technology which utilizes cryptocurrency and blockchain to create an open, transparent and permissionless financial ecosystem without central authority control. ठीक है, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर पॉइंट्स भी दिए हैं हिंदी में और नेक्स्ट पॉइंट्स इंग्लिश में, इनको आप देख सकते हैं। बीआईएस की बात करेंगे हम यहाँ पर। BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, established in 1930, headquartered Basel, Switzerland, with 2 representative offices in Hong Kong, SAR and Mexico City, as well as innovation hub centers across the वर्ड। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच बैंक टैगलाइन वॉज वी मेक यू फील रिचर? तो किस बैंक का ये टैगलाइन है? तो इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। इंडसइंड बैंक अभी न्यूज में है, हैज लॉन्च इंडी, INDI सब कैप्स में याद रखना। ठीक है, a mobile banking app designed for customers seeking a personalized digital banking experience. IndiU utilizes analytics to offer tailored financial insights. It offers an instant line of credit of up to rupees 5 lakh, providing flexibility compared to standard personal loans. Additionally, the app has a transparent rewards program allowing customers to select preferred brands from leading e-commerce platform and earn rewards of up to 3% पर ₹100 स्पेंड। ठीक है, सेम कंटेंट इसी के रिगार्डिंग आप हिंदी में देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, फाउंडेड अप्रैल 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO सुमन कटपालिया, टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है? Multilateral development banks as such ADB, Asian Development Bank, World Bank and other MDBs need to boost their annual investment by how much trillion in US dollar by 2030? तो एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक और अन्य MDB जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को 2030 तक अपने वार्षिक निवेश को कितने ट्रिलियन US डॉलर में बढ़ाने की आवश्यकता है? तो वो है $3 ट्रिलियन। ठीक है, multilateral development banks MDBs like ADB, World Bank and other will need to increase their annual spending by $3 trillion by 2030, including $1.8 trillion for additional climate action and $1.2 trillion for achieving other sustainable development goals। यानी कि ADB, विश्व बैंक और अन्य जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को 2030 तक अपने वार्षिक खर्चे को $3 ट्रिलियन तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसमें अतिरिक्त जलवायु कार्यवाही के लिए $1.8 ट्रिलियन और अन्य सतत विकास लक्ष्यों जैसे कि SDG को प्राप्त करने के लिए $1.2 ट्रिलियन शामिल रहेंगे। और NK सिंह और
लॉरेंस समर्स ने एमडीबी को मजबूत करने पर G20 विशेषज्ञ समूह का सह का आयोजन किया था। एडीबी के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखिए 19 दिसंबर 1966, ठीक है, 69 नहीं 66 है, फाउंडेड। मॉडलिंग मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मासुगोस्कावा इसके एमडीसीओ हैं। 68 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। Indian Bank launches digital initiative to enhance customer experience. How many crores in bank lending to micro, small and medium enterprises? तो इंडियन बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है। बैंक जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कितने करोड़ का ऋण दे रहा है? तो वो दे रहा है 25 करोड़ का, ठीक है। कितना दे रहा है? 25 करोड़ दे रहा है। Indian Bank, a public sector lender, has implemented a series of digital initiatives to better serve its customer. Loan for MSME. The bank is offering loan to MSME with a limit of up to rupees 25 crore. Project Wave. Indian Bank has launched Project Wave to redesign critical banking process. It includes offerings such as home loan takeover to provide customers with competitive pricing. The bank also offered vehicle loans and other services under this initiative. इसी के रिगार्डिंग सेम कंटेंट आपको हिंदी में दिया गया है। इंडियन बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, एमडी एंड सीईओ हैं शांतिलाल जैन और टैगलाइन है योर ओन बैंक। कंप्लीट हुआ है हमारा अक्टूबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। अपकमिंग रहेगा हमारा पार्ट 3, जल्दी में लेके आऊंगी आपके लिए पार्ट 3। वीडियो अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और इन सभी पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और ये सभी इनके लिंक आपको दिए गए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, अक्टूबर मंथ का बैंकिंग है फाइनेंशियल अवेयरनेस।